गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के अंदर सबसे पहले आपके पास में एक चित्र है। इस चित्र किसने बनाया? आपका फ्रेडरिक सरियो ने बनाया। किसने बनाया? फ्रेडरिक सरियो ने बनाया। कौन था भाई? एक फ्रांसीसी कलाकार था। ये जो चित्र है इसका क्या नाम है? क्या नाम है भाई? इसके चित्र का नाम है आपका सपन राष्ट्रों के बीच संधि। सपन राष्ट्रों के बीच संधि कब बनाया गया? 1848 में। तो 4 क्वेश्चन आपके अभी हो गए। कौन कौन से हो गए? ये सबसे पहले ये जो चित्र है किसने बनाया? ये आपका फ्रेडरिक सरियो ने बनाया। कौन था? एक आपका जो फ्रांसीसी कलाकार था। क्या बनाया इसने? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इस चित्र का क्या नाम है? क्या नाम है भाई? सपन राष्ट्रों के बीच संधि। कब बना? 1848 में। ठीक है। अब ये जो चित्र है वो क्या है? एक यूटोपिया है, कल्पना है, क्योंकि सारे राष्ट्र क्या चल रहे हैं? एक लाइन में चल रहे हैं। दिखाई दे रहा है? तो ऐसा जो है कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सारे राष्ट्रों के लोग एक जगह आएँ और सारे के सारे क्या कर चलें? एक लाइन में चलें। यानी ये एक चित्र क्या है? यूटोपिया है। यूटोपिया क्या होता है? अब क्वेश्चन आता है यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया क्या होता है? एक ऐसा समाज जिसकी क्या की जा सकती है? कल्पना की जा सकती है, और उसका साकार होना क्या होता है? बिल्कुल असंभव होता है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना बिल्कुल असंभव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं गांधी जी का राम राज्य। क्लियर? अब उसके बाद के अंदर यहाँ पर क्या है? इस चित्र के अंदर यहाँ पर कुछ क्या है? यहाँ पर जो है कुछ बिखरे हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े भी बिखरे हुए हैं भवनों के। ये क्या है? हमने कहा निरंकुश राजतंत्र के अवशेष हैं। क्या है? निरंकुश राजतंत्र के अवशेष बिखरे हुए हैं। अब क्वेश्चन आता है निरंकुश राजतंत्र क्या होता है भाई? निरंकुश क्या होता है? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, निरंकुश क्या होता है? तो निरंकुश क्या होता है भाई? एक ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें क्या होता है? किसी प्रकार का किसी का कोई अंकुश नहीं होता, जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कंट्रोल नहीं लगा सकते जिस पर आप। ठीक है? यानी राजाओं का शासन जिस पर आप क्या कर सकते हैं? वो अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है? आप उन पर कंट्रोल नहीं लगा सकते। ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है क्या कहलाती है? निरंकुश कहलाती है। इसमें क्या होता है? एक सेंटर सरकार होती है, सेना होती है, और दमन करते हैं ये लोग। ठीक है? दमनकारी सरकार होती है। अब ये भाई इस चित्र के अंदर वापस चलते हैं। इस चित्र के अंदर और क्या दिया हुआ है? ये एक स्वतंत्रता की देवी है। स्वतंत्रता की देवी क्या है? एक महिला है। महिला को क्या दिखाया गया? स्वतंत्रता की देवी के रूप में दिखाया गया। इसके हाथ में क्या है? एक मशाल है। ठीक है? स्वतंत्रता की मशाल है। और इसके दूसरे हाथ में क्या है? मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है? मानव अधिकारों के घोषणा पत्र हैं। और इसमें जो इस लाइन में है सबसे आगे कौन जा रहे हैं? यहाँ पर जा रहे हैं अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के देश। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं। और पीछे क्या आ रहे हैं? यूरोप के लोग हैं, जिनमें सबसे आगे फ्रांस वाले हैं, फ्रांस वालों के पीछे जर्मन वाले हैं। ठीक है? ऊपर कुछ क्या है? कुछ देवी देवता हैं जो इनको क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं कि राजतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र आ रहा है। तो ये काफ़ी खुश हैं। ये देवी देवता क्या दे रहे हैं? अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक जो है आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जर्मनी के लोग हैं उनका झंडा कैसा है? काला, लाल और सुनहरा झंडा है। काला, लाल और सुनहरा इनका झंडा है। ठीक है? अब उसके बाद के अंदर आता है, बाद में लास्ट के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर जो है क्या है? यहाँ पर जो क्या है? राजतंत्र खत्म हो रहा है और क्या आ रहा है? प्रजातंत्र आ रहा है। ठीक है? तो प्रजातंत्र जो आ रहा है, इस प्रजातंत्र के अंदर क्या है? तो हम कहेंगे कि पहले यूरोप में राष्ट्रवाद आने से पहले, आपके यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद आने से पहले यहाँ पर कैसे राष्ट्र राज्य थे? तो भाई यूरोप में राष्ट्रवाद आने से पहले क्या थे? बहुराष्ट्रीय वंशीय थे। बहुराष्ट्रीय वंशीय राज्य थे। बहुत सारे राष्ट्र थे जो क्या थे? वंशों के आधार पर शासन करते थे। पढ़ा है ना फ्रांस में कौन सा शासन था? बुर्बो वंश का शासन था। ठीक है? इसी के स्थान पर, ठीक है, इनकी जगह पर बाद में क्या आ गए? राष्ट्र राज्य आ गए। क्लियर है? आगे आपका क्वेश्चन बनता है, जो आपका रेनन है कौन था? एस्टर्ड ने रेनन कौन था? क्वेश्चन है तो कौन है भाई? अपना एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है? अब इसने क्या किया था? इसने एक व्याख्यान दिया था। उसका क्या नाम था? राष्ट्र क्या है? रेनन ने। और ये व्याख्यान कहाँ और कब दिया गया? ये क्वेश्चन आपका आया अभी हुआ है बोर्ड में। कब और कहाँ दिया? तो कब दिया? 1882 में दिया। और कहाँ पर दिया? सार्बन विश्वविद्यालय के अंदर इसने क्या दिया था? अपना एक व्याख्यान दिया था। ठीक है? और इसका शीर्षक क्या था? राष्ट्र क्या है। व्याख्यान का नाम था राष्ट्र क्या है। अब राष्ट्र के वह क्या है? इसके बारे में रेनन क्या कहता है? एक राष्ट्र जो है लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है भाई। एक राष्ट्र क्या होता है? लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, जिसके अंदर क्या होता है? अतीत का गौरव होता है, वर्तमान में एक साथ रहने की इच्छा और संकल्प होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है? साथ मिलकर काम करते रहेंगे ऐसे ही पूरे आगे भविष्य में।
और इसके लिए एक जन समूह क्या लेता है, तो संकल्प लेता है, ठीक है, कि अतीत में समान गौरव पर और वर्तमान में साथ रहने की इच्छा, संकल्प पर, और आगे ही ऐसे महान काम करते रहने के लिए, एक साथ रहने की, ऐसे ही काम करते रहने की इच्छा जो है वो क्या करता है, एक जन समूह ले रहा है, ठीक है। अब ये जन समूह जो है ऐसा संकल्प ले रहा है, इसके लिए वो क्या कर रहा है, एक जनमत संग्रह इकट्ठा करता है, तब क्या बनता है, एक राष्ट्र बनता है। यानी ये सब काम करने के लिए एक जन समूह क्या ले रहा है, जनमत संग्रह इकट्ठा कर रहा है, और ये जनमत संग्रह इकट्ठा करके क्या बनता है, एक राष्ट्र बनता है। तो अब क्वेश्चन बनाइए, जनमत संग्रह क्या है। अगला क्वेश्चन, जनमत संग्रह क्या होता है। जनमत संग्रह होता है किसी भी प्रस्ताव के लिए क्या है, प्रत्यक्ष वोटिंग कर रहे हैं और यस या नो कह रहे हैं, यानी किसी भी बात के लिए प्रत्यक्ष मतदान के जरिए हम किसी भी एक क्षेत्र के लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। जनमत संग्रह का क्या मतलब है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार कर देना। क्लियर हो गया सभी को। जैसे हम आपकी क्लास के अंदर मॉनिटर चुनना है तो आपकी क्या कराई जाएगी, एक डायरेक्ट वोटिंग कराई जाएगी, किसके लिए, एक प्रस्ताव के लिए, यानी मॉनिटर चुनने के लिए, और आप लोग क्या करेंगे, यस या नो करेंगे, स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। उसके बाद में रीनन की समझ के अनुसार क्वेश्चन बनता है। रीनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं को संक्षिप्त में विवरण दीजिए। उसके अनुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है, वो भी राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। रीनन क्यों कहता है भाई एक राष्ट्र महत्वपूर्ण है, वो कहता है कि एक राष्ट्र आसानी से नहीं बनता, लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा से बनता है भाई, जिसके अंदर क्या होता है, अतीत का गौरव होता है, हमारा महान पुरुषों के नाम होते हैं, ये हमारी सामाजिक पूंजी होते हैं, और इसमें हम एक साथ क्या रहते हैं, अतीत का गौरव, गुणगान, और भविष्य में क्या है, वर्तमान के अंदर एक साथ संकल्प, एक साथ रहने की इच्छा, संकल्प, और ऐसे ही आगे बने रहेंगे, ऐसे काम करते रहेंगे, ऐसे भविष्य के लिए क्या होता है, एक दृढ़ संकल्प, और फिर उसको कौन करता है, एक जन समूह लेता है, और जन समूह इस सब इन बातों के लिए क्या करता है, जनमत संग्रह करता है, तब एक राष्ट्र बनता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अलावा क्या कहता है, एक राष्ट्र के लिए क्या होना जरूरी है, एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए क्या होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, स्वतंत्रता की गारंटी होना जरूरी है। आगे समझ में, एक स्वतंत्रता होनी जरूरी है। अगला देखिए, उसके बाद में पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांस सबसे पहले बात आती है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई भाई, 1789 में हुई। कब हुई, 1789 में हुई। अब जो ये फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इसमें क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ भाई, जो सत्ता थी वो राजतंत्र से निकल कर क्या आ गई, नागरिक फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के पास आ गई। राजतंत्र से निकलकर सत्ता किसके पास चली गई, फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के पास चली गई। अब अगला आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कौन सा है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए अपनी सामूहिक पहचान बनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपनी सामूहिक पहचान बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। पीछे एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कौन कौन से कदम उठाए। नंबर 1, उन्होंने पितृभूमि और नागरिकता जैसे विचारों को बल दिया। नंबर 2, उन्होंने क्या किया भाई, एक तिरंगा झंडा। नंबर 3, उसने सबको समान अधिकार। अगला उन्होंने क्या दिया, उन्होंने जो स्टेट जनरल के चुनाव कराए और नेशनल असेंबली बनाई। अगला क्या किया, उन्होंने नई नई क्या की, पोइम बनाई, स्तुतियाँ बनाई, सप्ते ली, शहीदों का क्या किया, गुणगान किया। सब कुछ किसके लिए किया, राष्ट्र के नाम पे किया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सबके लिए समान कानून बना दिए। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क खत्म कर दिया। नापने और जो भार को नापने और तोलने के जो पैमाने थे वो ये सब जगह एक से कर दिए। पहले अलग अलग होते थे, हर स्टेट का अपना अपना नापने का, तोलने का पैमाना अलग होता था, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, एक बना दिया। सब जगह एक से बाट होंगे, एक से पैमाने होंगे। क्षेत्रीय बोलियों को क्या कर दिया, हतोत्साहित कर दिया, यानी सीमित कर दिया। और क्या कर दिया, जो फ्रेंच को क्या बना दिया, राष्ट्रभाषा बना दिया, जो क्या बन गई, फ्रांस की साझा भाषा बन गई। यानी फ्रांसीसियों ने, हमने पढ़ा, फ्रांसीसियों ने अपनी सामूहिक पहचान बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए कि उन्होंने कदम उठाए, पितृभूमि, नागरिकता जैसे विचारों पर बल दे दिया, सबके लिए समान अधिकार बना दिए, एक तिरंगा झंडा बना लिया, स्टेट जनरल के चुनाव करा दिए, नेशनल असेंबली बना ली, बहुत सारी कविताएं रची, शक्तें ली, शहीदों का गुणगान किया, सब कुछ राष्ट्र के लिए किया। एक आपकी सेंट्रल व्यवस्था बना ली, केंद्रीय यानी शासन सारा यहीं से चलेगा, सेंट्रल व्यवस्था बना ली, सबके लिए समान कानून बना लिए, आयात निर्यात शुल्क खत्म कर दिए, और भार और नापने की एक समान व्यवस्था को लागू कर दिया। फ्रांस में क्या कर दिया गया, फ्रेंच बोली जो है क्या बन गई, और जो क्षेत्रीय बोलियाँ उनको क्या कर दिया, हतोत्साहित कर दिया, साझा भाषा बन गई फ्रेंच। ये सब काम किए।
अगला उसके बाद में नेक्स्ट आपके आया, यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो ये फ्रांस के अंदर राष्ट्र राज्य तो बन गया। अब फ्रांस ने राष्ट्र राज्य बनने के बाद क्या घोषणाएं की कि उसने कहा कि फ्रांस का जो भाग्य है वो क्या है कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराए। फ्रांस से राष्ट्र बनने के बाद में फ्रांस राष्ट्र ने क्या घोषणा की कि फ्रांस राष्ट्र का भाग्य क्या है, यह लक्ष्य क्या है कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश राजाओं से मुक्त कराए, यानी वहाँ लोकतंत्र लगाए। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं कि फ्रांसीसियों ने जो है राष्ट्र राज्य के राज्यों की स्थापना के लिए फ्रांसीसियों ने राष्ट्र राज्यों की स्थापना के लिए कौन से दो कदम उठाए। तो उठाए कौन सा, एक तो जैकोबियन क्लबों की स्थापना कर दी, ठीक है, और जहाँ के राजाओं ने जैकोबियन क्लब जो स्थापित करने से मना किया तो वहाँ पे क्या कर चली कि फ्रेंच सेनाएं ज़बरदस्ती घुस गई। जैसे हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में क्रांतिकारी युद्ध हुए और वहाँ पे निरंकुश सत्ता को ख़त्म कर दिया। तो कौन से दो सुधार किए, पहला तो जैकोबियन क्लबों की स्थापना और नंबर 2 दूसरा फ्रेंच सेना अभियान चलाकर क्या कर दिया, ज़बरदस्ती राजतंत्र खत्म करके क्या कर दिया, प्रजातंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, वापस एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाता है। नेपोलियन ने अपने नियंत्रण के क्षेत्र में जो है नेपोलियन ने अपने नियंत्रण के क्षेत्र में कौन से बदलाव किए, या नेपोलियन सहायता जो 1804 की नेपोलियन सहायता थी उसमें कौन से बदलाव किए गए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे, कौन सा क्वेश्चन कि नेपोलियन की 1804 की सहायता में कौन से चेंज हुए, या नेपोलियन ने अपने क्षेत्र में कौन से सुधार किए। तो नेपोलियन ने क्या सुधार किया, सबसे पहले तो यही काम किया उसने, क्या किया, जो आपका लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र था, उसको ख़त्म करके राजतंत्र ले आया वापस। प्रजातंत्र खत्म करके राजतंत्र वापस स्थापित कर दिया, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या बनाया, 1804 की नेपोलियन सहायता बनाई। अब 1804 की जो नेपोलियन सहायता थी उसमें क्या क्या बातें थी, उसके अंदर उसने क्या क्या किया नेपोलियन ने, पहला तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को ख़त्म कर दिया। दूसरा, कानून के सामने सबको बराबर का अधिकार दे दिया। तीसरा, संपत्ति पर सबका अधिकार सुनिश्चित कर दिया। ये सब काम किए। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, भूदास प्रथा को ख़त्म कर दिया, जागीरदारी शुल्कों को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा जो है उन्होंने क्या किया, ये सबके लिए एक समान कानून बना दिए, यातायात और संचार के साधनों को सुधार दिया, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने क्या किया, नाप और तोल की क्या चलाई, एक समान प्रणालियाँ चला दी। इसके अलावा क्या किया है, पूरे देश में एक ही करेंसी लागू कर दी, और क्या कर दिया, वस्तुओं और पूंजी का आवागमन क्या कर दिया, आसान कर दिया। ये सारे काम किसने किए, नेपोलियन ने अपने क्षेत्र में बदलाव के लिए किए, जिनको सहराया गया, अच्छा माना गया। ये आपके नेपोलियन के सुधार थे, या फिर 1804 की नागरिक सहायता में क्या क्या बदलाव किए गए। अगला कहते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं कि नेपोलियन के सुधारों के बावजूद भी नेपोलियन का विरोध किया गया। आगे समझ में, तो ऐसे कौन से नेपोलियन ने ऐसे कौन से काम किए जिसकी वजह से नेपोलियन का विरोध किया गया। तो वो कौन से काम थे, पहला तो था बढ़े हुए जो हैं वो क्या थे, टैक्स, बढ़े हुए टैक्स। दूसरा क्या था, सेंसरशिप। और तीसरा क्या था, सेना में ज़बरदस्ती भर्ती, फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती भर्ती। ये 3 काम थे जिसकी वजह से क्या किया गया, नेपोलियन का विरोध किया गया कि उसने टैक्स बढ़ा दिए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी, उसके विरोध में कोई लिख नहीं सकता है। और उसके बाद में फ्रेंच सेना में लोगों की क्या की गई, ज़बरदस्ती भर्ती की, जिसकी वजह से क्या हुआ, नेपोलियन का विरोध किया गया। ये सारे काम किए हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाद के अंदर 1815 का वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसके अंदर क्या किया गया, नेपोलियन को हरा दिया गया और वियना कांग्रेस की स्थापना की गई। ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।